Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is our lecture number 28. Before starting lecture number 28, let's have a look कि हमने lecture number 27 में क्या कुछ किया था. तो lecture number 27 जो सा that was based on chapter number 17, जिसमें हमारे पास जो chapter number 17 था वो बेस कर रहा था accounting system for measuring cost. तो उसमें हमने cost accounting system के बारे में पढ़ा था. बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर जो से हैं वो पढ़े थे, जिसमें दो मेजर प्रोसीजर थे. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो हमने पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग जो सा था. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग शीट हमने देखी थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो सी इंक्लूड की जाती हैं. उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फ़्लो हमने पढ़ा था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो किस तरह किया जाता है, उसका फ़्लो किस तरह मेनटेन किया जाता है. फ़्लो ऑफ द कॉस्ट इन द जॉब कॉस्टिंग, उसकी डिटेल हमने जो है वो चेक की थी कि किस तरह जो है स्टेप जो से जॉब ऑर्डर कास्टिंग में मुकम्मल किए जाते हैं. उसके बाद हमने अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है उसको स्टडी किया था कि जो है आप एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, उसके बाद आपके जो एक्चुअल होते हैं तो देन आप देखते हैं कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अंडर आर ओवर अप्लाई. तो उसका ट्रीटमेंट हमने देखा था कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. फ्लो ऑफ कॉस्ट इन द जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग में जो है हमने फ्लो ऑफ कॉस्ट को देखा था. फिर हमने जो है सेकंड मेथड जो है वो पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में कि वो किन चीज़ों पे बेस करता है. देन कंप्राइजिंग जॉब एंड द प्रोसेस कॉस्टिंग को हमने उनको कंपेयर किया था, दोनों को. कंपेयरिंग जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, हमने जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग को कंपेयर किया था कि उन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें जो सी सिमिलर हैं. उसके बाद हमने जो से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स, द की टू प्रोसेस कॉस्टिंग के जो वर्क है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह कंडक्ट किया जाता है. एट द एंड ऑफ चैप्टर हमने जो है वो कुछ एग्जांपल की थी यूनिट कॉस्टिंग में. यूनिट कॉस्ट जो है वो किस तरह फाइंड की जाती है. इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमने फाइंड की थी. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो हमने फाइंड की थी. एंड देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमने इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में पढ़ा था. दैट चैप्टर इज़ लिटल बिट डिफ़िकल्ट, वो शायद आपको पढ़ के थोड़ा सा एहसास हुआ होगा, लेकिन एज़ यू स्टडी द बुक्स आपको थोड़ी सी वो पढ़नी पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी. एक्चुअली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका सब्जेक्ट आपका आई होप के अलग होगा, उसमें आप जो है इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का हम थोड़ा सा टच देते हैं, जिसमें एज ए जर्नल जो है वो बात की जाती है, इन डेप्थ में जो है चीज़ों में नहीं जाते. तो एग्ज़ाम में यूजली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाया जाता. नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आस्क किए जाते हैं. आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द चैप्टर नंबर 19. दिस इज़ लिटिल बिट इजी चैप्टर और आई होप जो है आप इसको इंजॉय करेंगे. और इसमें कोई एज सच इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, जस्ट CS की ज़रूरत होगी. CS मीन द कॉमन सेंस, नॉट द कंप्यूटर साइंस. द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था. बिज़नेस स्टार्ट हुआ, बिज़नेस ने ऑपरेशन किया, एसेट लिए, एसेट बेचे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारा कुछ. अब क्या बात आ गई है, क्या प्रॉफिट एनालाइजेशन है कि प्रॉफिट को कैसे एनालाइज किया जाए. तो चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन एड्रेस्ड बाय कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में कौन से क्वेश्चन जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं. CVP मीन द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज़ यूज टू आंसर क्वेश्चन सच एज. CVP आगे हम यूज़ करेंगे, हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे. हाउ मच मस्ट आई सेल टू अर्न माई डिज़ायर इनकम. द फर्स्ट वन, पहला सवाल यही उसके जहन में आता है एक बंदे के कि मुझे अगर इतनी इनकम हासिल करनी है तो मैं कितने यूनिट जो है वो सेल करूँगा. सपोज लाइक $10,000 अगर मुझे मंथली चाहिए तो $10,000 अर्न करने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी. हाउ विल इनकम बी इफेक्टिव
इफ़ आई रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। कहते हैं कि अगर जो है क्या किया जाए कि प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम, तो सेल वॉल्यूम को अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया जाए और इंक्रीज़ की जाए सेल, तो उसका कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा इनकम पे। व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ आई एक्सपेंड कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो देन हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जो सी है वो इंक्रीज़ कर सकती है। दीज आर द 3 कॉमन क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप उसका आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। कॉस्ट बिहेवियर को सबसे पहले हम जो है एनालाइज करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, एज यूजुअल दिस इज बेस्ड ऑन 2 लेक्चर। आज के लेक्चर पे बेस करेगा और लेक्चर नंबर 29 पे बेस करेगा। हाफ हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हाफ जो है कवर करेंगे। तो कॉस्ट बिहेवियर जो है उसको एनालाइज करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर में हमारे पास पहले आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, जैसे आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज चेंज्ड एज द नंबर ऑफ यूनिट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो चेंज होती है जो ही नंबर ऑफ यूनिट जो है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट जो सी है आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। इसके अगेंस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट की बात की जाती है। तो फिक्स कॉस्ट जो सी है वो फिक्स होती है, दैट इज़ फिक्स ओवर द मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो है वो फिक्स ही होती है। इसको हम डिटेल से जो है पढ़ते हैं। जेंसन इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूस स्टीरियो साउंड सिस्टम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द जे साउंड। The part for the stereos are purchased from an outside supplier for $10 per unit a variable cost। तो अब वो क्या कहता है कि जो पार्ट्स हैं वो जे साउंड वाला क्या करता है कि वो आउटसाइड से परचेज करता है और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, उनको उसकी कॉस्ट पड़ती है दैट इज़ $10 पर यूनिट, दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल अगर कॉस्ट निकाली जाए 10 पर यूनिट की अगर बात की जाती है, तो ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि वी हैव यूनिट इन 1000, 10,000, 20,000 एंड 30,000, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद पर यूनिट कॉस्ट है तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीज्ड। एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज, आपको देखें राइट साइड पे जो है ये इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। एज द यूनिट इंक्रीज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीज। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो अफेक्ट नहीं करती एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो सी आप देख लें दैट इज $10 पर यूनिट, और जिस तरह आपकी जो है नंबर ऑफ यूनिट 1000 में इंक्रीज कर रहे हैं, 5000, 10,000, 15, 20, कॉस्ट पर यूनिट जो है दैट इज नॉट चेंज, दैट इज द $10, उसमें चेंज जो है वो नहीं आ रहा। अब हम देखें कंपैरिजन करें कि नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 5000, 10,000, 15,000 एंड 20,000, 25 एंड 30,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ द डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ 10,000 जो है दैट $10 इज़ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। उसका अगर आप ग्राफ देखें तो दैट इज़ द हॉरिजेंटल, दैट इज़ हॉरिजेंटल। वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो सी है वो आ गई है 10 पर यूनिट जो है। और अगर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की निकालें दैट इज़ 15,000, नंबर ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो आपके पास 10 पर यूनिट ही कॉस्ट आएगी। और टोटल जो आपकी कॉस्ट है दैट इज़ इंक्रीज एट द नंबर ऑफ यूनिट। लेफ्ट साइड पे जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है टोटल कॉस्ट का वो इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आई रिपीट इट के वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि जो आपकी
यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो सी एज ए नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। द प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर मिल्टन कॉरपोरेशंस लॉस एंजल्स प्लांट इज जेनी स्वेसिस, शी इज़ पेड 75,000 पर ईयर। अब वो जो सुपरवाइज़र है उसको क्या पे किए जाते हैं, 75,000 जो है वो पे किए जाते हैं, $75,000 पर ईयर। द प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50,000 to 300,000 बॉटल्स ऑफ परफ्यूम। अब क्या इसमें दो इंफॉर्मेशन आपको जो है अवेलेबल है। एक तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको अवेलेबल है कि जो उसकी सुपरवाइज़र है उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ $75,000 पर ईयर। और कहते हैं कि जो परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है, दैट कैन बी प्रोड्यूस 50,000 to 30,000 बॉटल्स पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये देखें फिक्स कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ बॉटल्स 50,000 से लेकर 300,000। अब देखें टोटल सैलरी फॉर द जैन की जो टोटल सैलरी है डेट इज 75,000 सैलरी पर बॉटल प्रोड्यूस। अब अगर ये देखा जाए कि एक बोतल अगर प्रोड्यूस की जाती है 50,000 बोतल प्रोड्यूस की जाती हैं तो कॉस्ट कितनी है 75,000। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 तो हमारे पास पर बॉटल कॉस्ट कितनी है $1.5। दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जो सी है वो चेंज नहीं होती, तो पर यूनिट कॉस्ट जो सी है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है वो चेंज हो जाती है एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस। तो अगर हम वहाँ से 50,000 से 100,000 पे जाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाती है, दैट इज़ 75,000 डिवाइडेड बाय 100,000 0.75। 150 पे जाएँ तो आप देखें कि वो कॉस्ट जो सी है वो और डिक्रीज होगी। और एज द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी पे अगर चल जाए, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी 300,000, तो कॉस्ट कितनी आ गई 0.250 पर बॉटल। तो इसीलिए कंपनीज जो सी हैं इफ़ दे प्रोड्यूस अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो सी है उनकी फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट है वो चेंज हो जाती है। अब आप ये देखें कि फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट जो सी है वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज फिक्स्ड। टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स एज द नंबर ऑफ बॉटल्स यू इंक्रीज और डिक्रीज। टोटल नंबर ऑफ बॉटल इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप यूनिट फिक्स कॉस्ट को लेते हैं, यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है वो ग्राफ जो है वो डिक्लाइन है राइट वर्ड के। आप ये देखें 1.5 से वो गई 0.7 पे, फिर देन वो 0.5 पे गई, देन 0.375, देन 0.3 और एट देन मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो कितने पे आ गई, दैट इज़ 0.25। तो जो आपकी यूनिट फिक्स कॉस्ट है, यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है वो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करने से डिक्लाइन पे आ जाती है। दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट जब इंक्रीज करते हैं आप तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो इंक्रीज कर जाती है, और यूनिट जो सा वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे अपोजिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो सी है आपकी सेम है और टोटल यूनिट वेरिएबल जो यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है वो आपकी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। राइट और लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो ग्राफ नज़र आ रहा होगा। वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी। अब बात आ रही है मिक्स्ड कॉस्ट की। सिम्पसन इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स सेल्स यूजिंग रेंटेड इक्विपमेंट। ये जो सेल्स हैं, ये जो कश्तियाँ बनाते हैं उसका जो सा रेंटेड इक्विपमेंट जो सा वो यूज़ करते हैं। द रेंटल चार्जेस आर 15,000 पर ईयर, $15,000 पर ईयर प्लस $1 फॉर ईच मशीन आर यूज्ड ओवर 10,000 आवर्स, ओवर 10,000 आवर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि रेंट चार्जेस कितने हैं, डेट इज़ 15,000 पर ईयर प्लस $1 फॉर ईच मशीन आर यूज ओवर टाइम। अब 10,000 तक तो उसके जो एक्सपेंस है वो तो 15,000 है,
10,000 आर तक। उसके बाद जितना भी यूज़ होगा वो $1 पर आर जो है वो एक्स्ट्रा पे करेगा। मतलब उसका कहने का ये है कि 10,000 आर के जो एक्सपेंस है वो 15,000 है। उसके बाद जितना भी यूज़ होगा एक्सेसिव वो जो है उस पर यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब आप मिक्स कॉस्ट आर द सम टाइम कॉल्ड द सेमी वेरिएबल्स आर द सेमी फिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट आर यूजली सेपरेटेड इनटू देयर फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कंपोनेंट्स फॉर द मैनेजमेंट एनालिसिस। अब आप ये देखें ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 10,000 तक तो उसकी कॉस्ट जो सी है वो फिक्स है, राइट। ये जो आपकी ये यूनिट्स आ रहे हैं तो ये यूनिट्स जो से अगर आप चेक करें तो 3rd नंबर पे ये थोड़ा सा ग्राफ में मिस्टेक है। ग्राफ जो से अगर उसकी वो फॉन्ट साइज थोड़ा सा ठीक कर लें तो ये जो लाइन शुरू हो रही है दैट इज स्टार्टिंग विद द 15,000, ठीक है। तो 15,000 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 10,000 मशीन आर। तो नीचे मशीन आर्स आपको दिए हुए वर्टिकल एक्सेस में आपके पास टोटल कॉस्ट है और जो है हॉरिजेंटल एक्सेस में आपके पास क्या मशीन आर्स है। तो मशीन आर्स जो है 10,000 है, कॉस्ट कितनी है आपकी 15,000। और उसके बाद जो ही जो है आपके नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज़ हो रहे हैं टोटल कॉस्ट जो सी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है जो ही मशीन आवर्स आपके इंक्रीज़ करते हैं। इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। कुछ कॉस्ट इसकी फिक्स होती है और कुछ वेरिएबल होती है। अब मिक्स कॉस्ट में आगे एग्जांपल करते हैं। द मिक्स हाई लो मेथड्स। मिक्स हाई लो मेथड जो है वो किस तरह अडॉप्ट किया जाता है। द हाई लो मेथड्स इज़ अ सिंपल वे to separate mixed costs into their fixed and the variable component। अब क्या किया जाता है? The high-low method is a simple way to separate mixed costs into their fixed and the variable component। अब फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट जो है उसको क्या कर दिया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है। मिक्स कॉस्ट को हाई लो मेथड जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड हमारे पास जो अवेलेबल है और एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास जो इंकर कर रही है प्रोडक्शन टोटल जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर वो हमारे पास कितनी है? यूनिट 1000 1500 2100 1800 एंड 7500। टोटल कॉस्ट कितनी है? 45,500 और उसी तरह 52,000। What months have the highest level of the activities in terms of cost? तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस मंथ में? हाई लो मेथड जो है सबसे पहले हम हाई जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हुई है उस मेथड को लें, उस मंथ को लेंगे और फिर लोअर वाले को लेंगे। तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस मंथ में हुई है। दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़ डॉलर कितनी थी? दैट इज 61,500। टोटल कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा किस मंथ में इंकर्ड की गई है? दैट 61,500। हमने कॉस्ट को देखना है नॉट नंबर ऑफ यूनिट्स को। ये हमारे पास आ गया 61,500। बिलो हमारे पास क्या है? वी हैव द फार्मूला हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़ डॉलर। जो डॉलर हाईएस्ट लेवल होंगे माइनस करेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ डॉलर। जो लोअर लेवल होगा सबसे लोएस्ट लेवल होगा उसमें से डॉलर माइनस कर देंगे। मैक्सिमम आपने देखा 61,500 है, लोएस्ट आइडेंटिफाई किया 41,200 है, उसमें से माइनस कर दिया एंड देन हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़ नंबर मीन के यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आपने डिवाइड करने होंगे, माइनस करके डिवाइड करने होंगे। आगे जाके हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट जो है कैसे कैलकुलेट की जाएगी। हमने हाईएस्ट फाइंड कर लिया दैट इज 61,500 माइनस किए इसमें से दैट इज फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉस्ट व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास नीचे आ गया दैट इज 2,100 माइनस द लोएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़। अब हमारे पास what we have to do, we have to find the lowest, what month has the lowest level of the activities in terms of cost। cost में कितनी थी? हमने माइनस की, हमारे पास कितना आ गया? 41,250। और उसके बाद हमने देखा कि यूनिट कम किस में प्रोड्यूस हुए हैं डेट इज़ 750। जो लोएस्ट कॉस्ट जिसकी थी उसके 750 थे, हमने माइनस कर दिए इन दोनों को। देन
हमारे व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास जो बाकी आया दैट इज़ 20,250, उस पर हमने डिवाइड किया, माइनस करने के बाद हमारे पास आया था 1,350। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया आपस में, देन वी हैव कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है दैट इज़ $15। Variable cost per unit is the $15. What is the total fixed cost assuming the highest level? Highest level को अगर हम ले जाते हैं तो we have the formula, हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, उसको देखते हैं कि कैसे जो है वो किया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 15 थी, इनटू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद हमने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया एंड प्लस कर दिया फिक्स कॉस्ट को। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है दैट वी हैव $61,500, हमने मल्टीप्लाई किया इसको $15 इंटू 2100 यूनिट। तो अगर ये 2100 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो जो भी हमारे पास आएगा इफ़ दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, तो जब हम 61,500 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट। ये तो हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास अगस्त की एक्टिविटीज़ आ गई, वो हमने लिख ली एंड देन मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास जो है वो आया दैट इज़ 31,500, 15 इंटू 21,000 तो 2,100 प्लस 30,000 जो है वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अब हम देखते हैं द फिक्स कॉस्ट इज़ द सेम एज द लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल जो है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी सेम ही होगी। लेट्स हैव अ लुक। हमने क्या किया कि 15 को मल्टीप्लाई किया 750 से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो फिक्स कॉस्ट जो सी है लास्ट हमने 30 निकाली थी, तो इसका मतलब है 11,250 जो है वेरिएबल कॉस्ट होगी लोएस्ट मेथड की। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई, दिस इज़ द लोएस्ट यूनिट। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज़ द 30,000। लास्ट पेज पे अगर हम देखें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी दैट इज़ 30,000, और अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आई है दैट इज़ 30,000। अब हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को। अब क्या होता है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रोपोर्शनली विद एक्टिविटी लेवल। वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, किससे, जब हमारी एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन जब हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यूनिट कॉस्ट रिमेन द सेम पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करती है आपकी नंबर ऑफ यूनिट से, और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। अब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। यूनिट कॉस्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटीज़। टोटल जो आपकी कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो थी आपकी आती है दैट इज़ रिमेन सेम, राइट। द टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ रिमेन सेम regardless of the number of unit produced more or less। और उसके बाद total cost increase or decrease with the activities level। जो आपकी total unit cost है वो आपकी increase या decrease करती है as you produce the more unit। जैसे number of unit आप ज़्यादा increase करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करें, कॉस्ट पर यूनिट जो है मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहिए किसी भी मशीनरी को। स्टेयर स्टेप कॉस्ट, वी हैव देन द स्टेयर स्टेप कॉस्ट। स्टेयर स्टेप कॉस्ट जो सी है जैसे आपको जो है इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, द टोटल कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट विद इन ए नैरो रेंज ऑफ द एक्टिविटी। नैरो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ मीन के एक पार्टिकुलर
एक्टिविटी में, पार्टिकुलर रेंज में, जिसको स्टेयर स्टेप इसलिए कहते हैं कि यूं ही आप एक स्टेयर पे स्टेप रखते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेयर पे, तीसरे स्टेयर पे, तो स्टेप वाइज जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जी आप क्या करते हो कि एक पार्टिकुलर स्टेयर्स में जो है एक पार्टिकुलर रेंज में आपकी जो कॉस्ट है वो सेम रहती है। आपके एक स्टेयर का स्टेप है, उसमें कॉस्ट सेम है, देन उसके बाद ऊपर चले गए, उसमें कॉस्ट जो है वो सेम होगी। देन जैसे आपको इसमें पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ईच स्टेप्स जो है आपकी कॉस्ट जो है वो चेंज करती है। तो आपके जो है हॉरिजेंटल में आपकी एक्टिविटीज़ आती है और वर्टिकल में आपकी कॉस्ट आती है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, कॉस्ट जो है वो आपकी कांस्टेंट है, देन कॉस्ट सडनली इंक्रीज कर देगी नंबर ऑफ यूनिट। सपोज 10,000 यूनिट पे आपकी कॉस्ट सेम है, 20,000 यूनिट पे जो है कॉस्ट इंक्रीज करेगी, देन 30,000 यूनिट पे फिर कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी, देन फिर जो है 40,000 यूनिट पे फिर कॉस्ट। तो एक प्रॉपर नैरो रेंज में जो है आपकी कॉस्ट इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेयर स्टेप कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट इंक्रीज टू ए न्यू हायर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट हायर रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़। कि वो तो आपकी पीछे एक्टिविटीज़ आ गई थी और अब ये आपकी जो है वो कॉस्ट आ गई है, वो नेक्स्ट रेंज में आपकी इंक्रीज कर जाती है। कन्वीनियर कॉस्ट जो सी है, दिस इज़ अनदर कॉस्ट। जैसे आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक कर्व सी आती है और ये कर्व बड़ी स्लाइटली सी होती है। अगर इसके इसी ग्राफ पे आप 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है दैट इज़ ऑन 90 और देन दिस, और जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है इनके दरमियान में अगर आप 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपको शो करेगी। कन्वीनियर कॉस्ट की बात करते हैं तो ये कर्व की जो है उसको कॉस्ट कहते हैं। कर्व और लीनियर जो है उसका कम्बिनेशन इन्होंने किया हुआ है, एक कर्व है और एक लीनियर जो है वो रिलेशनशिप जो है इन्होंने शो किया हुआ है। तो ये आपको एक कर्व नज़र आ रही है और यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लीनियर लाइन जो है वो ड्रा करें तो कुछ प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि जो कर्व की शेप में जा रहा होता है और कुछ प्रोपोर्शन ऐसा होता है जो लीनियर में होता है। स्टार्ट ये कर्व से होती है, देन लीनियर प्रोपोर्शन आता है एंड देन एट द एंड कर्व में जो है ये एंड हो जाती है। तो रेड लाइन अगर इस पे ड्रॉ करते हैं तो हमें जो है स्ट्रेट लाइन क्लोजली कांस्टेंट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो वो क्या करती है कि कांस्टेंट जो है कॉस्ट को शो करती है। अप्रॉक्सीमेट ए कर्व लीनियर वेरिएबल कॉस्ट लाइन विद द रेलेवेंट रेंज। तो ये क्या करती है कि कॉस्ट शुरू से जो है सडनली इंक्रीज करती है एंड देन कांस्टेंट हो जाती है एंड देन उसके बाद जो है कांस्टेंट रेंज से इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद सडनली फिर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। कॉस्ट बिहेवियर समरी अगर हम उसको जो है दोबारा एक दफ़ा एनालाइज कर लें तो summary of the variable and the fixed cost behavior, cost in total and cost in per unit. Variable cost जो सी है change as the activities level change in total. Variable cost change होगी जब total नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो से आपकी इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो चेंज करेगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो सी आपकी रिमेन द सेम ओवर द वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़ अगर आपकी ज़्यादा हो जाए तो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट जो सी वेरिएबल कॉस्ट वो चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम इवन व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंज। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है अगर एक टोटल फिक्स कॉस्ट इन टोटल की बात करें वो आपकी सेम रहती है, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज भी हो जाए। तो पर यूनिट कॉस्ट जो सी आपकी फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेज एज द एक्टिविटी लेवल इंक्रीज। वो जैसे आपको बताया था कि दैट कर्व मूव टूवर्ड नेगेटिवली स्लोप होती है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप होती है, डिक्रीज एज द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेज। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप उसको एनालाइज करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अवेलेबल टू कवर द फिक्स कॉस्ट एंड द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन।
अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसको कहते हैं? द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अवेलेबल टू कवर द फिक्स कॉस्ट एंड द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, के ये फिक्स कॉस्ट और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन को जो है वो कवर करने के लिए होता है। फिक्स कॉस्ट में जो है जैसे ये यू कैन सी इट, एक जो है वो टब सा है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, एंड देन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज जो सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है उस फिक्स कॉस्ट में से कुछ पोर्शन जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का होता है, दैट एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देन इट इज़ इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको जो है वो अच्छा लगे और पता चलेगा कि ब्रेक इवन कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है, यूनिट कैसे सेल किए जाते हैं। सेल्स हमारे पास जो सी है दैट इज़ द 50,000 यूनिट, और वो हमारे पास 50,000 यूनिट जो से हैं वो हमारे पास उसकी सेल की कॉस्ट जो बनती है दैट इज़ $1 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? दैट इज़ 600,000। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? दैट इज़ 400,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने क्या कहा था कि जी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अवेलेबल टू कवर द फिक्स कॉस्ट एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट अगर हम निकाल दें 300,000 की, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बच जाता है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वो बच जाता है। तो अगर हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं और फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो बचेगा तो वो हमारे पास क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बचेगा। लेट्स डू सम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि ये क्या हिसाब किताब है। उसी एक्सरसाइज को आगे लेके चलते हैं। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। वही बात जो पिछली स्लाइड में की थी कि सेल्स जो सी है, सेल्स में सेल्स इज इक्वल टू ये जो आपके पास मुख्तलिफ वो लिए हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट ले लें। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? दैट इज 600,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? दैट इज 300,000 प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 100,000, तो वो सेल के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वी हैव द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ व्हाट, अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो वही जो हमने ऊपर इक्वेशन जो सी बनाई थी, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो नीचे भी हमने वही किया। क्या किया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अगर हम इस तरह कर लें कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? दैट इज़ 100,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी है? दैट इज़ 300,000। तो 100,000 प्लस 300,000 अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन जाएगा हमारे पास। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की तरफ आते हैं। तो सेल तो हमारी थी 100%, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फार्मूला भी हमारे पास आ गया है। राइट, वी हैव सेल 50,000 यूनिट, 100% लिया उसको। वेरिएबल कॉस्ट सेल के प्रपोर्शन निकाला, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, तो सेल कितनी है हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट 600,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो हमारे पास 60% आ गया। राइट, दैट इज़ द 60% इज़ द वेरिएबल, 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कितना है? दैट इज़ 40%, 40 डिवाइडेड बाय टोटल सेल को डिवाइड किया, दैट इज़ 40। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 30% है, 300,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, और उसके बाद इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 100,000 डिवाइडेड बाय
1 मिलियन, तो आपके पास वो आ गई। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो किस तरह निकाला जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द सेल। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 400,000 डिवाइडेड बाय द सेल, सेल से 1 मिलियन आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द 40%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब पर यूनिट जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कितने डॉलर जो है वो आता है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। नंबर 1 द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन डॉलर, ये हमने सबसे पहले किया था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो परसेंटेज में किया। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डॉलर पर यूनिट, तो डॉलर पर यूनिट हमारे पास कितना है, अगर आप 50,000 यूनिट सेल किए हैं तो अब हमने सिंपल करना है, उसको 50,000 पे डिवाइड कर देना है। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज 20। 50,000 डिवाइडेड बाय 600,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, दैट इज 12 पर डॉलर। और उसके बाद 400,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 8 हमारे पास आ गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डॉलर। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट का भी इसी तरह आप जो है वो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास 400,000 आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन डॉलर। देन वी हैव परसेंटेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज 40%, एंड देन वी हैव द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डॉलर पर यूनिट, दैट इज $8, राइट। या फिर ये भी किया जा सकता है कि 20 का 40% ले लें तो वो भी आपका 8 ही बनेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, लेट्स एक्सटेंड आवर नॉलेज ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर टू द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको आगे मोर क्लियर हो जाए। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर आप जो है जब आप जॉब्स लेने के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो यूजली आपसे जो है वो इंटरव्यू किया जाता है। तो इंटरव्यू में इस किस्म के जो है वो आपसे सवाल किए जाते हैं, अच्छा जी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सम टाइम ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। आप किसी सीमेंट की कंपनी में जा रहे हैं, वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो आपको कहते हैं अच्छा जी ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट है, आप ज़रा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके बता दें। और वो एक क्वेश्चन के करने से आप उस एक क्वेश्चन के करने या ना करने पे आपकी जॉब जो है वो डिपेंड कर रही होती है। क्या है कि आपकी जॉब हो जाएगी या आपकी जॉब जो है वो नहीं होगी। सम टाइम ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था सऊदी अरब में, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक पेज पे बहुत सारी अमाउंट जो है वो लिख के दे दी, जिनमें पॉइंट्स में भी थी। तो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं जी इसको आपने कैलकुलेटर पे सिर्फ टोटल करना है। जब इतनी सारी अमाउंट होती है आप जल्दी जल्दी टोटल करते हैं, उसमें एरर आ ही जाती है। लेकिन खैर ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स होते हैं अपने जॉब हायर करने के लिए, बंदे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को चेक करने के लिए। तो सम टाइम ये भी कहा जाता है, सम टाइम ये भी पूछा जाता है, इकनॉमिक्स आप पढ़ रहे होंगे कि जी जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इसमें फ़र्क क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, नोट छापना जो है कंट्री के लिए वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है तो क्यों है। तो ये सारे सवालात जो है आपसे किए जाते हैं। तो जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो इसको आप जो है अपने जहन में जो है रखें। और ये चीज़ें जो है दिस इज़ नॉट ओनली इन द फर्स्ट सेमेस्टर, इट विल कैरी ऑन अदर सेमेस्टर। एक बात मैं आपको और भी बताता जाऊँ कि ये जो कोर्स आपको अब पढ़ाया जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस विल बी प्री रैक ऑफ में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्री रैक होगा। अगर आपने ये नहीं क्लियर किया होगा तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ सकते या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नहीं पढ़ सकते। अब ये 1 जो है वो इसलिए आपके जो है वो डिज़ाइन किया जाता है या ये प्री रैक इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से ये सब्जेक्ट जब तक आप पास नहीं करेंगे तो आपको अगला सब्जेक्ट जो है वो नहीं समझ आएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसी सब्जेक्ट इसी उससे रिलेट कर रही होंगी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इसलिए
ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे थे, कंप्यूटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट और द डॉलर ऑफ द सेल। क्या किया जाता है कि यूनिट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको और डॉलर्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट फॉर एग्जांपल, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर में बताएंगे जी $50,000। इन द यूनिक सेल्स level at which a company neither earn a profit nor incur a loss। अब ये एक ऐसा यूनिट्स है या अमाउंट ऑफ सेल है जिसमें क्या होता है कि ना तो एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है ना लॉस बियर कर रही होती है, मतलब जितने भी कंपनी के खर्चे हैं उतने ही वो अर्न कर रही होती है। तो ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहा जाता है। द कंपनी इज़ नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट और नॉट बेयरिंग एनी लॉस, कि जो कुछ भी है जो उसका खर्चा है वो बियर कर रही है। लेट्स हैव ए लुक कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वी हैव द फार्मूला, सेल्स रेवेन्यू हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। सेल्स रेवेन्यू इज़ 2000 यूनिट अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास टोटल सेल होती है 100,000 की। तो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, दैट इज़ $50। लेस वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 60,000 की, और 60,000 पर अगर 2000 यूनिट डिवाइड करें तो यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाती है 30। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया, दैट इज़ द 40,000, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आपके पास बंदा माइनस किया तो आपके पास $20 आ गया। लेस फिक्स कॉस्ट की 30,000, ऑपरेटिंग इनकम आपके पास 10,000 आ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट बाय विच रेवेन्यू एक्सीड्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द रेवेन्यू, राइट, के जो जिससे वेरिएबल कॉस्ट से जो एक्सीड कर जाता है, वेरिएबल कॉस्ट जब आपकी कवर हो जाती है उससे जो एक्सीड कर जाती है अमाउंट, वो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सा आ जाता है। हाउ मच कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इट फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन, कि उसके पास कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए कि ये कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पर आ जाए। आंसर इज द 30,000। अब 30,000 जो है वो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैसे आएगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होना चाहिए 30। अब 30 होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो फिर आपका जो है, क्योंकि लाजमी बात है हमारे पास अगर फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट जितनी भी होगी वो हमारा जो है वो क्या होगा, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इट फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30,000 होगा तो जितना फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए, तो तब ये कवर कर सकता है। अब उसके बाद बात आ जाती है हाउ मैनी यूनिट मस्ट दिस कंपनी सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन, हाउ मच यूनिट। अब बात आती है कि कितने यूनिट अगर वो सेल करते हैं। अब 30,000 तो हमें पता चल गया 30,000, इसका मतलब है कि 30,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा तो हमारे पास लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कितने यूनिट कंपनी सेल करेगी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। लेट्स सी, अब आप ये देखें कि हमारे पास इसका फार्मूला अवेलेबल है, दैट इज़ द आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमने कैलकुलेट किया था वो 30,000 होना चाहिए। 30,000 डिवाइडेड बाय 20 पर यूनिट जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉस्ट थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉस्ट जो थी है वो चेंज हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 20, तो डिवाइड किया हमने तो हमारे पास कितने आ गए 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट्स अगर होंगे तो कंपनी जो सी है वो क्या होगी, ब्रेक इवन पे आ जाएगी। तो वो जो से हम आगे जाके जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आगे अगली स्लाइड्स पे कैलकुलेट ना हुआ तो देन यू कैन कैलकुलेट इट। 15,000 यूनिट को सेल करें 50 पर यूनिट और उसके बाद कैलकुलेशन करके देखें। आई होप कि जो है आपका आंसर ठीक आ जाएगा। लेट्स हैव ए फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। वी
हैव जस्ट सीन वन ऑफ द बेसिक कॉस्ट वैल्यू जिनसे CVP हमने जिनसे वो देखा है बेसिक रिलेशनशिप द ब्रेक इवन computation break even point in unit fixed cost divided by the contribution margin per unit. तो this is the formula, हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है fixed cost जो सी है divided by जो से the number contribution margin per unit. fixed cost हमारे पास कितनी थी 30,000 divided by हमने क्या किया $20 तो हमारे पास आ गई यूनिट सेल्स प्राइस लेस द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. प्रीवियस एग्जांपल में कितना था डेट इज $20 और वो हमारे पास कितना था दैट इज इफ वी वांट टू नो इन नंबर ऑफ यूनिट. अगर हमने यूनिट्स में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड कर देंगे. और अगर हमने सेल्स में फाइंड करना है मीन के डॉलर में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो. कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है उसको हम जो है वो फाइंड करेंगे. यूनिट सेल प्राइस डिवाइडेड बाय द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास क्या होगा कि द ब्रेक इवन फार्मूला दैट इज यूज फॉर द एक्सप्रेस इन द सेल वॉल्यूम. सेल वॉल्यूम के लिए अगर आपने करना हो तो वो आपके पास आ जाएगा. सो वी हैव द क्वेश्चन ABC company sells product XYZ at $5 per unit. अब ABC कंपनी क्या कर रही है वो प्रोडक्ट सेल कर रही है XYZ कंपनी को किस पे $5 पर यूनिट. इफ फिक्स कॉस्ट इज $20,000 if fixed cost is $20,000 sorry if the fixed costs are $200,000 and the variable costs are 3 per unit, how many unit must be sold to break even point. अब क्वेश्चन जो है दिस हमारे पास थोड़ा सा अजीब सा आ गया है. वो क्या कह रहे हैं कि जी ABC कंपनी सेल कर रही है प्रोडक्ट जो सी XYZ को एट $1 पर यूनिट. अब वो प्रोडक्ट किसको कितनी कर रही है $1 पर यूनिट जो है उसको कितने को कर रही है 5. ठीक है. फिक्स कॉस्ट कितनी है दैट इज 200 था. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3. तो अब हमने क्या करना है कि फिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया. तो जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया दैट इज 2 पर यूनिट. 2 पर यूनिट आ गया और 2 पर यूनिट को जब 2 पर यूनिट आया देन हमने क्या किया हाउ मैनी यूनिट और हमारे पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है तो हमें क्या चाहिए ब्रेक इवन यूनिट चाहिए. तो 2 हमारे पास आया डिवाइडेड बाय तो हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा 100,000 यूनिट. अब आप देखें वही काम इन्होंने किया. यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था आपका 5 माइनस $3 तो आपके पास जो है यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया $2. फिक्स कॉस्ट कितनी थी दैट इज 200,000 डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन आपने 2.00 पर यूनिट कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया दैट इज 100,000 यूनिट. 100,000 यूनिट जो है वो आप करेंगे. और अगर आपको चाहिए हो इन डॉलर अमाउंट अगर डॉलर अमाउंट में चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे तो फिर हम रेशो जो सी है रेशो को डिवाइड कर देंगे तो रेशो से हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी. तो ये हम रेशो देखेंगे कि जी जो 2 जो है 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 0.4. 200,000 डिवाइडेड बाय 0.4 तो हमारे पास जो है वो इन डॉलर अमाउंट आ जाएगी. वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास वही चीज़ जो सी अवेलेबल है. यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फार्मूला टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ABC मस्ट हैव टू ब्रेक इवन. ABC को मस्ट ब्रेक इवन में ऑल इंफॉर्मेशन रिमेन अनचेंज. वो जो पिछले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो अनचेंज थी. फिक्स कॉस्ट आर 200,000 यूनिट सेल प्राइस इज द 5 एंड द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज द 3. तो अब आपको क्या चाहिए कि जो है वो रेशो चाहिए जो यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो चाहिए या जो है रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. तो इसको
कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिट कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गए $5 माइनस $3.2। अब 2 कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था? 2 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास मार्जिन आ गया 0.4, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो 0.4 आ गया। अब आपने क्या किया? ब्रेक इवन रेवेन्यू जो से आपने किया, उसका फार्मूला क्या था? 200 टोटल जो सी आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, फ़िक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आपने उस पर डिवाइड किया किसको? रेशो को 0.4, तो आपके पास कितनी आ गई? दैट इज़ 500,000। तो 500,000 इज़ अवर आंसर। और अब क्या किया जाता है कि इसमें आप जो है इसी को आप जो है उसी तरह कर सकते हैं। सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, देन आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, देन आपने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया और देखा कि ब्रेक इवन में हमारे पास क्या आता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे हो तो जो है इसको स्टॉप करके इसको कैलकुलेट करके देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। अब हमारे पास क्या आ गया है? वी हैव वन ग्राफ और हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। CPV का ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो हम कर रहे हैं। और ऑन vertical axis we have cost and the revenue, and on horizontal axis we have the volume in unit. तो first starting at the origin, draw the total revenue line with a slope equal to the unit sales price. अब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू लाइन जो सी है वो आपने ड्रॉ करनी है इक्वल टू द यूनिट सेल प्राइस, कि जो उस यूनिट को सेल कर रहे हैं उससे जितने यूनिट आप सेल करते हैं, तो आपने क्या किया कि एक लाइन जो सी वो रेवेन्यू की लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि आपने एक लाइन जो सी है वो ड्रॉ की कि एज अ नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स यू आर गोइंग टू सेल, और जो आप सेल कर रहे हैं वो इंक्रीज़ करता है, तो आपका रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी वो आपका इंक्रीज़ करता है। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया कि टोटल फिक्स कॉस्ट एक्सटेंडेड हॉरिजेंटल फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस से हॉरिजेंटल हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आ गई, वो आपको रेड लाइन में जो है वो नज़र आ रही है। तो एक तो आपने क्या किया कि टोटल रेवेन्यू जो है वो बना लिया, और उसके बाद रेवेन्यू वाली तो आपकी जो है अपवर्ड जा रही है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी राइट साइड पे आ गई। अब उसके बाद ड्रॉ द टोटल कॉस्ट लाइन विद ए स्लोप इक्वल टू द यूनिट वेरिएबल। अब हमने क्या किया कि जो सा है फिक्स कॉस्ट के बाद हमने जो सा एक लाइन ड्रॉ की जो हमने टोटल कॉस्ट की थी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि रेड कलर की जो सा एक लाइन स्टार्ट हो रही है टोटल फिक्स कॉस्ट के बाद ही। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट जहाँ पे मतलब आप जीरो यूनिट भी प्रोड्यूस करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स ही रहेगी, वो तो आपने पे करना ही करना है। बिल्डिंग का आपने किराया जो है वो देना ही है। आप मशीनरी का रेंट जो जैसे हमने पीछे जिनसे एग्जांपल पढ़ी थी कि 10,000 या 15,000 आपने देना ही है। आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करें तब भी 10,000 है, और अगर आप 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तब भी इतना ही है, तो वो आपने देना ही देना है। और वो अगर आप देखें टोटल कॉस्ट जो है वो भी आपकी जो है इंक्रीज़ कर रही है, राइट वर्ड। और टोटल कॉस्ट की भी एक अगर आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे आपकी रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो आ जाता है कि दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट। अगर आप देखें तो उसको वर्टिकल भी ले जाएं, वर्टिकल ले जाएंगे तो आपको वॉल्यूम इन यूनिट जो है वो नीचे जाएंगे तो आपको वॉल्यूम इन यूनिट मिल जाएंगे कि कितना वॉल्यूम आपका होना चाहिए। और अगर आप जो है इसको हॉरिजेंटल लेकर जाते हैं तो हॉरिजेंटल आपको जो है डॉलर अमाउंट जो है पता चल जाएगी कितनी आपने सेल करनी। दैट इज़ द पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की कर्व आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट आपका क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर किया जाता है। कंप्यूटिंग सेल्स नीड टू अचीव द टारगेट ऑपरेटिंग इनकम। अब क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग इनकम के टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी सेल आपको करनी पड़ेगी, उसका क्या फार्मूला होगा? ब्रेक इवन फार्मूला में बी एडजस्टेड टू शो
द सेल वॉल्यूम नीडेड टू अर्न एनी अमाउंट ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम। अब उसी फार्मूले को, ब्रेक इवन फार्मूले को हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया था कि यूनिट सेल जो सी है उसको देखा था, यूनिट सेल कितने सेल किए जाए और डॉलर अमाउंट कितनी होगी। वी हैव द फार्मूला, अगर आपको याद हो ब्रेक इवन का फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो इसमें हम सिर्फ इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं, वो ये अमेंडमेंट करेंगे कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड इनकम, फिक्स कॉस्ट टारगेटेड इनकम, ऊपर और नीचे फार्मूले में हमने सिर्फ यही कर दिया कि टारगेटेड इनकम जो है ऐड कर दी है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अगर आप पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट सेल पता चल जाएगी, और आप मार्जिन रेशो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डॉलर अमाउंट जो है वो आ जाएगी। वी हैव वन क्वेश्चन, कंप्यूट द सेल नीडेड टू अचीव टारगेट ऑपरेटिंग इनकम। ABC कंपनी सेल प्रोडक्ट XYZ, वही पुरानी एग्जांपल चल रही है हमारे पास, एट $5 पर यूनिट। If fixed costs are $200,000 and the variable costs are $3 per unit, how many units must be sold to earn operating income of the $40,000? $40,000 जो से अगर आपने अर्न करने हैं तो कितने आपको यूनिट सेल करने होंगे। तो इसमें क्या होगा, 20,000। लेट्स सी, आपको 120,000 यूनिट सेल करने होंगे। यूनिट कंट्रीब्यूशन 5 - 3, आपके पास कितना आ गया, $2। उसके बाद आपने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड इनकम डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन, 200,000 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 200,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 पर यूनिट, कॉस्ट इज द $2 पर यूनिट। आपके पास कितने यूनिट आ गए, 120,000 यूनिट यू हैव टू सेल टू अर्न इनकम ऑफ $40,000। $40,000 जो है आपको वो अर्न करने पड़ेंगे। अब ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पर ईयर है, पर मंथ है या कितना है, ये खैर आप प्रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द अमाउंट बाय विच सेल्स मे बी डिक्लाइन बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स के बाद जो माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड ए क्विक मीन्स ऑफ द एस्टिमेटिंग ऑपरेटिंग इनकम एट एनी लेवल ऑफ द सेल्स। अब वो क्या कहते हैं कि जी वो ऑपरेटिंग इनकम को बता सकता है आपको किसी लेवल पे भी। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्सो कंपनी जनसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज $40%। कंट्रीब्यूशन उन्होंने डॉलर नहीं दिया, उन्होंने 40% दे दिया। इफ सेल्स आर $100,000 एंड ब्रेक इवन सेल्स आर 80, व्हाट इज द ऑपरेटिंग इनकम। जैसे हमने फार्मूला जो है वो यूज़ किया था, हमने माइनस किया, माइनस हमने सेफ्टी मार्जिन हमारे पास कितना आ गया था, डेट इज $20,000 और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 0.4, हमारे पास कितने आ गए, $80,000। तो $80,000 हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आ गया है। What change in the operating income do we anticipated? Once break even is reached, every additional dollar of the contribution margin become operating income। कहते हैं कि जब भी आप जो सा ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, एडिशनल डॉलर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिकम ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अक्सको एक्सपेक्ट सेल्स टू इंक्रीज बाय 15,000। अब वो अक्सो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सेल जो है 15,000 से इंक्रीज कर जाती है। हाउ मच विल ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज, के ऑपरेटिंग इनकम कितनी इंक्रीज करेगी, सेल चेंज कितनी हो रही है 15,000,
और उसका आप मल्टीप्लाई कर दें 0.4 से, तो आपके पास जो चेंज इन द ऑपरेटिंग इनकम जो इंक्रीज करेगी दैट इज़ द 6000. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन. आई होप कि आपको जो सा आज का लेक्चर जो सा आपने एंजॉय किया होगा. इसमें जो सा मुख्तलिफ फार्मूलेस हमने यूज़ किए थे ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए. उसके बाद जो क्वेश्चन जो है एट द स्टार्टिंग ऑफ क्या कहते हैं लेक्चर हमने किए थे कि मैं कितने यूनिट सेल करूं, कितने डॉलर की अमाउंट सेल करूं, या मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे कितनी सेल करनी होगी. आई होप कि आप बुक में से एक्सरसाइज करेंगे. इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 29 में आपसे जो है फिर मुलाकात होगी. इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा रह गया उसको हम फिर स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.